हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही रेवोल्यूशनरी फैसले के बारे में। जैसा कि आप मेरे पीछे खबर देख ही रहे हैं, क्या जेल से बाहर आए केजरीवाल, किन शर्तों पर उन्हें मिली है रियायत। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल है, जिन्हें ईडी की कस्टडी के अंतर्गत जेल के अंदर रखा गया था, उन्हें यहाँ पर छूट दी गई है। छूट किस जगह पे दी गई है? तो भैया यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर छूट दी जाती है। तो ऐसा पहली बार हो रहा है क्या? यहाँ पर आज से पहले किसी को यहाँ पर इस प्रकार की जमानत दी गई है क्या कि कोई अपराधी, कोई किसी प्रकार का व्यक्ति, कोई किसी प्रकार का राजनेता जो जेल के अंदर बंद है, उसे आज से पहले चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए या उसके इंपॉर्टेंट काम के लिए अंतरिम जमानत दी गई है क्या? यहाँ पर फैसला खड़ा होता है, यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि भैया यहाँ पर एक राजनेता को आप जमानत दे रहे हैं तो ये लोगों की जो समानता के अधिकार का उल्लंघन है क्या? यहाँ पर एक नॉर्मल पर्सन अगर कोई अपराध करता है तो उसे यहाँ पर जमानत नहीं दी जाती है, पर एक राजनेता है उसे अपने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर जमानत दी जा रही है। तो इस समानता के अधिकार का उल्लंघन है या नहीं? यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट के पक्ष को, यहाँ पर ईडी के पक्ष को और यहाँ पर जो सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं उनके वकील के पक्षों की यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ी गणना करेंगे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को हाल ही में इन्हें जमानत दी गई है और खबर निकल कर आई है, इंडियन एक्सप्रेस ने खबर निकाली है, SC ग्रांट इंटरिम बेल टू दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल टिल जून इन एक्साइज पॉलिसी केस। ये एक केस के अंदर यहाँ पर बुक करे गए थे जो एक्साइज पॉलिसी केस कहलाता है। फिलहाल की स्थिति में इन्हें 1 जून तक का समय दिया गया और 1 जून के बाद इन्हें बोला गया है कि भैया 2 जून को आप क्या कर लेना, वापस यहाँ पर जेल के अंदर आ जाना, अन्यथा आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर एक शब्द बराबर प्रयोग किया जा रहा है जिसका नाम है इंटरिम बेल। तो इंटरिम बेल क्या होती है उसको भी हम समझने वाले हैं, नॉर्मल बेल से किस तरीके से अलग होती है और बेल के भी कितने प्रकार होते हैं इसको आज हम जानने वाले हैं। यहाँ पर अलग अलग जो क्या है मीडिया हाउसेस हैं उनकी तरफ से यहाँ पर खबर निकल कर आई है जिसके अंदर बताया गया अरविंद केजरीवाल इंटरिम बेल फील्स लाइव अपडेट और साथ ही साथ और भी दूसरे क्या है यहाँ पर मीडिया। अब समय चल रहा है 2024 के इलेक्शन का और इसी 2024 के इलेक्शन के चुनाव प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर इनके जो वकीलों द्वारा यहाँ पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी कि भैया हमारे 5 सालों में एक बार चुनाव आते हैं, तो इस स्थिति में हमारे पार्टी के प्रमुख व्यक्ति को यहाँ पर आज चुनाव में पार्टिसिपेट करने का या उनके लिए भाषण या सभा रैली करने का आयोजन करने का हमें यहाँ पर पूरा का पूरा मौका दें, अधिकार दें। तो उसी संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार 10 मई को यहाँ पर इन्हें बेल दे दी गई है और बोला है कि 1 जून तक आप यहाँ पर वापस प्रेजेंट होगे, 2 जून को आपको क्या होना होगा, वापस से जेल के अंदर जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार इन्हें अंतरिम बेल दी गई है। लगभग जो अरविंद केजरीवाल है वो 22 मार्च से यहाँ पर जेल के अंदर बंद, 22 मार्च से यहाँ पर जेल के अंदर बंद है। 40 दिन के बाद ये जेल से रिहा होकर आ रहे हैं। इनकी जो पार्टी है, इनकी पार्टी के अंदर जैसे ही ये जेल से रिहा कर होकर आए तो खुशी का माहौल है, अलग अलग जगह झंडे फहराए जा रहे हैं, लोग ट्विटर के ऊपर पोस्ट पे पोस्ट करे जा रहे हैं। साथ ही साथ जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे को मिठाई खिलाकर यहाँ पर इनकी खुशी को व्यक्त कर, जैसे ये जेल से बाहर आए तो इनके लिए गाना भी निकाला गया है कि बंदे में है दम, यहाँ पर जो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहा है, जिसके अंदर इन्हीं की जो मतलब ओवरऑल तारीफ करी गई है, इनके संबंध में बातें बताई गई हैं। आम आदमी पार्टी की जो प्रमुख कार्यकर्ताओं, जो प्रमुख बोले तो दिग्गज नेता है, उन दिग्गज नेताओं ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट करके सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है उसकी यहाँ पर तारीफ करी है। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय के संबंध में इन्होंने बोला है कि भैया दिस इज द विक्ट्री ऑफ ट्रुथ, मतलब यहाँ पर सत्य की विजय हुई है, हम जानते हैं कि हम सही हैं और इसी प्रकार से यहाँ पर हम आगे बढ़ते रहेंगे और धीरे धीरे हम ये भी प्रूव कर देंगे कि हमारे जो नेता है वो पूरी तरीके से निर्दोष। तो ये तो क्या था, आज तक का पक्ष था, पर अब जानते हैं दिल्ली का ये जो शराब घोटाला क्या था। दिल्ली के शराब घोटाले को समझने से पहले हमारे सामने कुछ प्रश्न इकट्ठे होते हैं। प्रश्न क्या है, एक होते हैं दिल्ली के 2 प्रकार के केस होते हैं, एक होते हैं सिविल केसेस और दूसरे होते हैं क्रिमिनल केसेस। अब यहाँ पर सिविल केस का मतलब जो संपत्ति जायदाद ये इन सबके विवाद से संबंधित होते हैं और दूसरे आपराधिक मामले होते हैं जिसके अंदर हम कोई अपराध कर देते हैं। अपराध का मतलब मारपीट, हत्या, तस्करी करना, किसी को मतलब शराब वराब, इन सबसे संबंधित मामले इसके अंदर काउंट करे जाते हैं। अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है उन पार्टी प्रमुख होने के नाते उन्हें यहाँ पर क्या करा गया था, अंदर करा गया। अब ये पार्टी प्रमुख होने के नाते अंदर हो गए हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इन्हें क्या कर दिया, बाहर कर दिया है, तो ये हमारे जो भारतीय संविधान, जो भारत का संविधान है, उस संविधान में एक अधिकार मिलता है, समानता का अधिकार। वो भी एक व्यक्ति है और नॉर्मल कोई अपराध करता है वो भी एक व्यक्ति है। अब यहाँ पर 2 व्यक्ति जेल जा रहे हैं, एक व्यक्ति नॉर्मल पर्सन जा रहा है, एक व्यक्ति यहाँ पर सीएम जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है यहाँ पर कि भैया हम यहाँ पर जो सीएम है, सीएम को क्या कर देंगे, बेल दे देंगे। क्यों? क्योंकि उसे चुनाव में प्रचार प्रसार करना है। ये इस नॉर्मल पर्सन को बेल नहीं दी जाएगी।
ये इस मतलब जो इस हद तक इसे कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ना, भविष्य में उन्हीं के आड़े आने वाला। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो फैसले भविष्य में अन्य फैसलों का आधार बनते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट में अभी जो अरविंद केजरीवाल जी का केस चल रहा है, ये केस जो जिस केस के लिए यहाँ पर रखाए गए, जो शराब नीति पॉलिसी लेकर आए थे, ये पॉलिसी इस हद तक यहाँ पर जो गलत जा रही थी कि सरकार को यहाँ पर अंदाजा हुआ कि हमारे द्वारा क्या क्या काम करा गया, गलत काम करा गया, तो उन्होंने पूरी की पूरी नीति को ही क्या कर दिया था, पलट कर दिया था। हमारे देश का संविधान कहता है, उसके अंदर नीति निर्देशक तत्व कहते हैं कि भैया शराब बेचना क्या है, गलत बात है, शराब नहीं बेची जानी चाहिए। पर हमारे देश की जो अधिकतर सरकारें, उन सरकारों की सबसे जो प्रमुख आय है, उन प्रमुख आय का स्रोत ही यहाँ पर शराब बेचकर हमारे देश की सरकारें पैसा कमाती है। इसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल की जो सरकार थी वो भी यहाँ पर पैसा कमा रही थी। सन 2021 में, नवंबर 2021 में ये एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उसके अंदर यहाँ पर ये एक तरीके से क्या करते हैं, पूरी की पूरी जो शराब नीति होती है उसको परिवर्तित कर देते हैं। अब शराब नीति क्या कि भैया किसी को शराब लेनी है, शराब का ठेका लेना है, तो कैसे मिलेगा, कितने रुपए में मिलेगा, कौन व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल होगा, यहाँ पर शराब बेची जाएगी तो कितनी बजे तक बेची जाएगी, शराब बेचने के संबंध में नियम कायदे कानून क्या होंगे, उसका प्राइस कितना रखा जाएगा, कितने ज्यादा प्राइस में बेची जा सकती है, कितने कम प्राइस में बेची जा सकती है। तो इस प्रकार से इस नीति में परिवर्तन 2021 में करे गए थे। साथ ही साथ अब इसको डिटेल में समझाना मैं शुरू करता हूँ। नवंबर 2021 में पॉलिसी लाई गई थी और इस पॉलिसी के तहत सरकार ने पहले जो दिल्ली की पूरे के पूरे क्षेत्र विशेष हुआ करते थे, उन क्षेत्र विशेष के अंदर सरकार ही वहां पर शराब की जो दुकानें होती थी उन्हें ऑपरेट करती थी। यहाँ पर इस पॉलिसी के बाद में सरकार ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और प्राइवेट मेंबर्स को यहाँ पर आगे लेकर आई कि भैया किसी प्राइवेट व्यक्ति को यहाँ पर आना हो तो आप लोग आइए, आप लोग यहाँ पर शराब आराम से बेचिए। पर यहाँ पर आरोप लगाया जाता है कि भैया जो यहाँ पर नई पॉलिसी आई थी, उस नई पॉलिसी के अंदर क्या है, बहुत ही विवादास्पद चीजें। जैसे दो प्रकार के लाइसेंस होते हैं वहां पर, एक होता है नॉर्मल और एक होता है थोड़ा सा एडवांस टाइप का। तो उसके अंदर जो फीस पहले 5 लाख या 10 लाख हुआ करती थी, उन फीस को बढ़ाकर करोड़ों रुपए कर दिया गया, करोड़ों रुपए कर दिया। तो जो नॉर्मल पर्सन, जो नॉर्मल एक छोटा व्यापारी शराब की दुकान चला पा रहा था, वो तो उसे चला ही नहीं पाएगा। अब कौन प्लेयर आएंगे, बड़े बड़े प्लेयर इसके अंदर एंटर होंगे, वही शराब की दुकान खोल पाएंगे। और ऐसा आरोप लगा है कि जो व्यक्ति इस जो दुकान को खरीदना चाहता है या लाइसेंस लेना चाहता है, उस व्यक्ति को लाइसेंस देने के बदले इन सरकारों ने क्या करे थे, भारी पैसा वसूल करा था। मतलब लगभग 100 करोड़ से ऊपर का मामला है कि 100 करोड़ से ऊपर की घूस केजरीवाल सरकार ने ली थी इस पूरे के पूरे क्रियाक्रम के अंदर, और यहाँ पर लोगों को लाइसेंस दिए। उन लोगों को लाइसेंस देने के बाद ये जो 100 करोड़ रुपए आए, इस 100 करोड़ रुपए से ऊपर का जो मामला है, इस पैसे का प्रयोग पंजाब और गोवा के इलेक्शन के अंदर कर दिया। तो इस पूरे के पूरे मामले के अंदर काम तो पूरा पूरा पार्टी के द्वारा करा गया था, पर पार्टी विशेष के प्रवक्ता या पार्टी विशेष के प्रमुख होने के नाते अरविंद केजरीवाल को यहां से उठा लिया गया। अब यहाँ पर जो व्यक्ति क्या कर रहे थे, पूरे के पूरे मामले को देख रहे थे, इनने इसके अंदर पैसा लगाया था, तो उन व्यक्ति ने क्या करा, पूरा का पूरा बिजनेस सेटअप करा, बड़ी बड़ी दुकानें लगाई, फर्नीचर लगाए। पर थोड़े ही समय बाद यहाँ पर क्या हुआ, शराब नीति से संबंधित मामले के अंदर जो केस है वो केस आगे बढ़ने लगा। यहाँ पर क्या है, जो एक व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति बोले तो सरकार के अंदर दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक होते हैं क्या प्रशासनिक और एक होते हैं कार्यपालिका से संबंधित। तो यहाँ पर जो सीएस लेवल के क्या थे, एक व्यक्ति थे जिन्हें सेक्रेटरी बोला जाता है। सेक्रेटरी मेंबर के एक व्यक्ति ने क्या करा था, यहाँ पर इस संबंध में यहाँ पर विवाद उत्पन्न कर दिया था, मतलब ऑब्जेक्शन ले लिया था कि आपकी सरकार जो क्या कर रही है, पॉलिसी लेकर आई है, वो पॉलिसी विवादास्पद है, उसके अंदर यहाँ पर भ्रष्टाचार के काम किए जा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार के काम किए जा रहे हैं, तो ये केजरीवाल सरकार ने जो भी पॉलिसी लाई थी, उनको पता पड़ा कि यहाँ पर सरकार की हमारे ऊपर नजर है, अलग अलग एजेंसियों की हमारे ऊपर नजर है, तो उन्होंने फिर उस पॉलिसी को वापस ले लिया। और उन्होंने उस पॉलिसी को वापस ले लिया तो जिस व्यक्ति ने पैसा लगा रखा था मार्केट के अंदर, तो वो व्यक्ति का पैसा तो क्या हो गया, फंस गया। उन्होंने घूस देकर लाइसेंस खरीदा, पर लाइसेंस लेने के बाद में क्या हुआ, थोड़े दिन दुकानें चली और सरकार ने पॉलिसी वापस ले ली। मतलब पुराने तरीके से नवंबर 2021 के पहले जिस प्रकार से यहाँ पर दुकानें चल रही थी, उस प्रकार से दुकानें चालू करने के लिए बोल दिया। तो ये जो व्यक्ति विशेष थे जिन्होंने पैसा लगाया था, इन्हें साउथ ग्रुप बोला जाता है। ये साउथ ग्रुप किसकी साइड हो गए, सरकार की साइड हो गए, बोले हम सरकार के गवाह बन जाएंगे, और उन्हीं के बिहाफ पर यहाँ पर केजरीवाल को अरेस्ट करा गया था। यहाँ पर देखिए नीति में बदलाव क्या हुए थे, लगभग पुरानी नीति के अंदर 60% दुकानें सरकारी थी, 40% दुकानें निजी हुआ करती थी। पहले लाइसेंस लेने के लिए 25 लाख रुपए देने पड़ते थे, और यहाँ पर जो छोटे ठेकेदारों की दुकानें हुआ करती थी। नई नीति के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर 100% दुकानें प्राइवेट होगी, 5 करोड़ रुपए का आपको लाइसेंस मिलेगा, और यहाँ पर ओवरऑल बड़े शराब माफिया ही यहाँ पर एंटर कर पाएंगे, क्योंकि 5 करोड़ का लाइसेंस लेना छोटे मोटे व्यापारी की बात तो है।
तो इस तरीके से यहाँ पर ये कहानी हुई थी। मैंने बताया आपको यहाँ पर क्या है, एक सचिव, मुख्य सचिव जिनका नाम है नरेश कुमार। नरेश कुमार ने अपनी एक रिपोर्ट के अंदर बताया कि भैया शराब घोटाले के मतलब जो दिल्ली सरकार है शराब से संबंधित घोटाले कर रही है और इसके अंदर 144 करोड़ रुपए की लाइसेंसिंग फीस की बात हुई। अब जब मुख्य सचिव ने इस प्रकार के बयान दिए तो यहाँ पर दिल्ली के क्या थे, उपराज्यपाल वीके सक्सेना, उन्होंने क्या करा, एक टूल आगे पकड़ लिया, मतलब उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई करने के पूरे आदेश दे दिए। और आदेश दे दिए तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी क्या होती है, टाइमलाइन चलती है। टाइमलाइन यहाँ पर फरवरी 2023 के अंदर जो इनके एक मंत्री हुआ करते हैं जिनका नाम मनीष सिसोदिया को फरवरी 2023 के अंदर क्या कर लिया, बुक कर लिया गया। तो बुक करने के बाद में फिर क्या हुआ, उनको उठा लिया गया। लगभग 1 साल से वो जेल के अंदर है। यहाँ पर पूरी की पूरी टाइमलाइन है, जिस टाइमलाइन के अंदर बताया 26 फरवरी को यहाँ पर जो मनीष सिसोदिया को उठा लिया। उसके बाद जो यहाँ पर 4 अक्टूबर को राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी को उठा लिया। 2015 मार्च के अंदर यहाँ पर जो साउथ ग्रुप मैंने बताया, जिन लोगों ने यहाँ पर लाइसेंस की फीस देकर, घूसखोरी के पैसे देकर लाइसेंस लिया था, उस व्यक्ति को ऑपरेट करने वाली व्यक्ति जिसका नाम था कविता, उस कविता को यहाँ पर उठा लिया। उसके बाद यहाँ पर खबर निकलती है कि 21 मार्च को ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को क्या कर लिया है, बुक कर लिया, मतलब उन्हें भी उठा लिया। तो इस प्रकार से टाइमलाइन निकलती है और अरविंद केजरीवाल जी भी 22 फरवरी को इस पूरे के पूरे मामले के अंदर ले लिए जाते हैं। ईडी ने जब इन्हें उठाया तो ईडी ने बोला पूरे के पूरे, मतलब उन्होंने पूरी जो एक क्रिया होती है, बोले एक प्रोसीजर होती है, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उठाया। ईडी ने बोला कि भैया हमने इन्हें 4 महीने के अंदर लगभग 9 बार समन मतलब इंक्वायरी के लिए बुलाया है कि सर आप एक बार आ जाइए, हमारे द्वारा जो सवाल पूछे जा रहे हैं उन सवालों के जवाब दे दीजिए, हमारे द्वारा जो इंक्वायरी कराई जा रही है उस इंक्वायरी के अंदर आप अपना सपोर्ट दे दीजिए। पर हर बार इन्होंने क्या करा है, उस इंक्वायरी को एक बोले तो जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा बोलते हुए नकार दिया। और इन्होंने जो पूरे के पूरे जो क्या थे, ये समन को इस प्रकार से नकारा। और अंत में जब नवा समन आया तो 16 मार्च के आसपास ये कहाँ चले गए, वहां पर दिल्ली हाईकोर्ट में चले गए। और दिल्ली हाईकोर्ट में जाने के बाद में यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने सरेंडर कर दिया कि भैया इनको बोलो कि मुझे बार बार परेशान ना करें, इन्हें समझा दीजिए कि मुझे अरेस्ट ना करें, मैं इनके पास उसके तो आ जाता हूँ पूछताछ करने के लिए। पर अंततः फिर क्या हुआ, सरकार ने यहाँ पर देखा, ईडी को बुलाया, ईडी ने क्या करे, अपनी तरफ से सबूत पेश करे, गवाह पेश करे। तो सरकार ने फिर बोला देखो केजरीवाल, हम आपको यहाँ पर नहीं बचा सकते। पर ये केजरीवाल की एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है, क्योंकि अभी चुनाव होने वाले हैं, इतने लंबे समय का मामला चल रहा है। पर फिलहाल ही अभी ही ये क्यों यहाँ पर अरेस्ट हुआ है, पहले अरेस्ट नहीं हो सकते थे क्या, पहले यहाँ पर ये कोर्ट नहीं आ सकते थे क्या? ये पूरे की पूरी टाइमलाइन उन्हें जमा रखी थी कि इसको यहाँ पर अभी मुझे अरेस्ट करा है, तो इस अरेस्ट का फायदा अब मैं सिंपैथी कहाँ पर लेने वाला हूँ, ये लोकसभा चुनाव के अंदर मेरी पार्टी के चुनाव प्रचार प्रसार के अंदर लूंगा। यहाँ पर ये पूरे के पूरे टाइमलाइन है जो मैंने एक पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर, यहाँ पे अभी आपको दिख जाएगा, उस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने बताया केजरीवाल किस प्रकार से किस केस के अंतर्गत कैसे यहाँ पर अरेस्ट हुए। 22 तारीख को उन्हें राउज रेवेन्यू कोर्ट के अंदर लेकर आया गया था, जिसके अंदर उन्हें 28 मार्च से ईडी ने डिमांड पर भेज दिया था। 28 मार्च से फिर 1 अप्रैल तक उनकी डिमांड बढ़ाई गई और उसके बाद में फिर यहाँ पर 15 अप्रैल तक उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और फिर उसके बाद से इनका जो बोले तो जमानत का सिलसिला चालू होता रहा। और फिलहाल की स्थिति में अब यहाँ पर उन्हें क्या हो गई है, जमानत मिल गई। अभी फिलहाल की स्थिति में क्या हुआ है, अब सुप्रीम कोर्ट क्या होती है, एंटर हो जाती है। मैंने आपको बताया कि 22 तारीख को पहली बार अरेस्ट होते हैं, 28 तारीख को उनकी पेशी होती है, 28 तारीख के बाद 15 तारीख तक उन्हें फिर क्या होता है, न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। इस बीच में इनके जो क्या होते हैं, वकील होते हैं, वो वकील अलग अलग कोर्ट्स में इनकी जो डिमांड मतलब इनकी जो जमानत होती है, जमानत के लिए याचिका फाइल करते रहते हैं। तो नीचे वाली कोर्टों ने जब इन्हें क्या नहीं दी, जमानत नहीं, तो ये कहा चलेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे के पूरे मैटर में आई तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, टाइमलाइन को देख 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस देकर गिरफ्तारी का जवाब मांगा और पूछा कि बताइए कि आपने यहाँ पर उन्हें किस लिए यहाँ पर अरेस्ट करा। तो ईडी ने बोला कि भैया हमने बार बार इनको समन भेजा, इन समन का इन्होंने जवाब नहीं दिया, कार्यवाही में इन्होंने सहयोग नहीं करा, तो हमने इन्हें अरेस्ट कर लिया। 29 अप्रैल की सुनवाई में केजरीवाल की तरफ से इनके जो वकील है अभिषेक मनु संघवी क्या है, एक कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े लीडर। जब यहाँ पर जो अभी तो बोला जाता है कि इंडिया अलायंस बना जिसके अंदर सारी पार्टी बीजेपी के खिलाफ आ गई है, पर जब ये क्या हुआ था, केस उठा था, उस केस उठने के समय तक सभी पार्टियां अलग अलग थी। इसी को राजनीति बोला जाता है, सभी पार्टियां अलग अलग थी। और यहाँ पर केजरीवाल के विरोध में बीजेपी तो उस समय थी कि भैया आप शराब नीति में गलत कर रहे हो, साथ ही साथ कांग्रेस ने भी खूब ढिंडोरे पीटे कि यहाँ पर केजरीवाल के द्वारा गलत किया जा रहा है। पर वही अब इंडिया अलायंस हो गया है, तो वही कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता, जो नेता होने के साथ साथ वकील भी है, अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने क्या करा है, इनकी तरफ से केस लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर 29 अप्रैल की सुनवाई में केजरीवाल की तरफ से यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दी और गिरफ्तार करने के लिए उनके अधिकार को पूछा कि भैया किस अधिकार के तरफ उन्हें यहाँ पर गिरफ्तार किया गया।
अप्रैल को 29 अप्रैल का फिर यहाँ पर सीन आता है। 29 अप्रैल को कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा कि भैया आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ यहाँ पर आए हैं, आप जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं गए? तो उनकी तरफ से उनके वकील ने बोला हम जमानत के खिलाफ ट्रायल कोर्ट इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारी जमानत तब मांगेंगे जब हमारे ऊपर अपराध सिद्ध हो या हमने कोई अपराध करा हो। भैया हमने तो अपराध ही नहीं करा है, हमें जो बुक करा गया है, हमें यहाँ पर जो अरेस्ट करा गया वो अरेस्ट ही गलत तरीके से करा गया है। 30 अप्रैल को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कई सवाल पूछे, जिसके अंदर इन्होंने पूछा कि बताओ आपने किस कानून के तहत इन्हें अंदर लिया है? तो यहाँ पर ईडी ने बोला हमने इन्हें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इसके तहत अंतर्गत लिया है। तो यहाँ पर फिर ईडी ने व्याख्या कैसी की जाए, तो उन्होंने बोला क्योंकि केजरीवाल जमानत के लिए आवेदन करने के बजाय यहाँ पर गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ यहाँ पर आए, तो गिरफ्तारी की टाइमलाइन चुनाव से पहले ही यहाँ पर क्यों है? चुनाव का फायदा लेने के लिए तो इन्होंने ऐसा नहीं करा है। तो ये भी सवाल यहाँ पर ईडी के सामने खड़ा होता है और सरकार के सामने खड़ा होता है। 3 मई को हुई सुनवाई के अंदर 2 घंटे की लंबी बहस के बाद बेंच ने यहाँ पर कहा कि मेन केस यानी इसमें केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी और रिमांड की चुनौती दे रहे हैं, इसमें समय लग सकता है और साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव है, तो इस लोकसभा के चुनाव के अंदर हम केजरीवाल को यहाँ पर क्या दे रहे हैं? छूट दे रहे हैं। हम केजरीवाल का पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भैया जो चुनाव होते हैं, चुनाव यहाँ पर 5 साल के अंदर एक बार होते हैं और व्यक्ति अगर अभी क्या हो जाएगा, जेल के अंदर चला जाएगा और अंततः इसके ऊपर अगर कोई दोष साबित नहीं होता है, इसके ऊपर अपराध साबित नहीं होता है, तो इनका जो प्रीशियस टाइम था तो 5 सालों के बाद यहाँ पर आया था, उसमें तो क्या हो जाएंगे? ये फेल हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या कर दिया है? अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर जमानत के लिए पूरी तरीके से छूट दे दी है। पर साथ ही साथ यहाँ पर कुछ उन्होंने रेस्ट्रिक्शन भी दी। रेस्ट्रिक्शन दी है कि भैया आप जब यहाँ पे क्या होंगे, आएंगे, तो आपको 1 तारीख तक की छूट दी जा रही है। 1 तारीख के बाद आपको यहाँ पर 2 तारीख को यहाँ पर पूरे प्रेजेंट होना पड़ेगा। यहाँ पर 3 प्रकार की क्या है जमानत दी या ली जाती है। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से तीनों जमानत के बारे में बताने वाला हूँ। पहली होती है अग्रिम जमानत, जिन्हें बोला जाता है एंटीसिपेटरी बेल। अग्रिम जमानत क्या होती है? तो जैसे मान लीजिए अगर मैंने कोई अपराध करा, मेरी तरफ से गलती से कोई अपराध हो गया और पुलिस मुझे उस केस विशेष के अंदर बुक करने वाली है, तो मैं पहले ही पुलिस के अरेस्ट होने के पहले ही कोर्ट में जाके खड़ा हूं, सर मैंने ये अपराध गलती से हुआ है, यस पुलिस मुझे अरेस्ट करना चाहती है, तो आप मुझे इस संबंध में पहले से ही जमानत दे दीजिए। आपकी तरफ से जो भी क्या होंगे नियम कायदे कानून मुझे दिए जाएंगे या रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जाएंगे, मैं उनकी पूरी तरीके से पालना करूंगा। आपके द्वारा जो भी निर्णय दिए जाएंगे मैं उसका पूरी तरीके से पालन करूंगा। मतलब गिरफ्तारी होने के पहले से यहाँ पर व्यक्ति क्या कर लेता है? जमानत ले लेता है उस कार्य विशेष के अंदर। दूसरी होती है यहाँ पर क्या नियमित जमानत या जिसे बोला जाता है रेगुलर बेल, जिसके अंदर आप यहाँ पर क्या कर लेते हैं? अपराध कर लेते हैं, पुलिस पकड़ लेती है, पुलिस के पकड़ने के बाद में यहाँ पर आपके ऊपर कोर्ट केस चलता हो, उस कोर्ट केस के अंदर आपको क्या मिल जाती है? जमानत मिल जाती है कुछ मुचले के ऊपर या पैसा जमा करने के बाद। और तीसरी होती है यहाँ पर अंतरिम जमानत। अंतरिम जमानत क्या है? नियमित जमानत की जब अर्जी में विलंब की स्थिति होती है तो उस विशेष स्थिति में यहाँ पर जो जज होते हैं, जज अंतरिम जमानत देते हैं। पर अंतरिम जमानत में भी क्या होते हैं? कुछ यहाँ पर नियम बताए जाते हैं जिन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, अन्यथा फिर वही चीज आपके लिए क्या हो जाती है? विरोध में साबित हो जाती है। अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के केजरीवाल की जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 शर्तें दी। 4 शर्तों में क्या बोला है कि भैया सबसे पहली बात तो क्या है, वह शराब नीति केस में खुद की भूमिका पर कोई बयान नहीं देंगे। मतलब आप जाओ आराम से भाषणबाजी करो, पर शराब नीति का जो केस है उसके संबंध में कुछ मत बोल देना। दूसरा क्या है, मुख्यमंत्री ऑफिस और दिल्ली सचिवालय है उसके अंदर आप प्रेजेंट नहीं होंगे। आप भले ही क्या है मुख्यमंत्री थे, पर अभी की स्थिति में आप ना सचिवालय जाएंगे ना यहाँ पर मुख्यमंत्री ऑफिस जाएंगे। तीसरी बात क्या है, सरकारी कामकाज में आप दखल नहीं देंगे, किसी भी फाइल के ऊपर आप हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तो ये तो सवाल ही नहीं बनता, जब ऑफिस नहीं जाओगे सचिवालय नहीं जाओगे तो साइन तो करना ही नहीं। चौथी बात निकल कर आती है कि शराब नीति केस से जुड़े किसी भी व्यक्ति विशेष से आपका कोई संबंध यहाँ पर नहीं होता। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 शर्तों के ऊपर उन्हें क्या करा है? भाड़ छोड़ा है। और साथ ही साथ ईडी है, ईडी ने भी इस पूरे के पूरे फैसले के विरोध में क्या दिए हैं? 5 तर्क दिए। वो 5 तर्क क्या है? उसके अंदर सबसे पहला तर्क निकल कर आता है कि चुनाव के दौरान प्रचार करने का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं, ना ही ये संवैधानिक अधिकार है, ना ही ये कोई कानूनी अधिकार है। तो भैया फिर क्यों उसे आप अधिकार दे रहे हो? ना ये कानूनी अधिकार है, ना ये मौलिक अधिकार है। ये तो कोई भी व्यक्ति अपराध करेगा और अपराध करने के बाद में वो आपके पास में आ जाएगा कि मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम है, मुझे जमानत दे दीजिए, तो हर किसी को जमानत दे दो, ये क्या गलत बात है। दूसरी इन्होंने ईडी ने क्या बोला है, हमारी जानकारी में किसी भी राजनेता को आज तक अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, और अगर कोई चुनाव नहीं लड़ा तो इसी स्थिति में भी जमानत नहीं दी जाएगी। तीसरी बात ईडी ने बोली, ऐसा नहीं है किसी राजनेता को अंतरिम बेल मिल जाए तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, जुडिशियल कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। आप अंतरिम जमानत दे दो, हम जुडिशियल कस्टडी में वापस उसको लेकर आएंगे। चौथी चीज, 3 सालों में 123 इलेक्शन हुए, अगर किसी नेता ने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए अंतरिम जमानत ली है तो किसी को भी गिरफ्तार कर जुडिशियल कस्टडी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इलेक्शन तो पूरे साल भर होते रहते हैं। 5वीं बात इन्होंने बोली है कि अगर चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को कोई रियायत दी जाती है तो यह समानता और कानून के लिए अभिशाप। तो ईडी ने भी अपनी तरफ से 5 पॉइंट यहाँ पर प्रदर्शित करे हैं। ओवरऑल ईडी ने बोला है कि भैया
ये तो क्या कर रहे हो आप, समानता के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हो कि एक व्यक्ति को जमानत दे रहे हो, दूसरे व्यक्ति को जमानत नहीं दे रहे हो। अब मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं, हाई कोर्ट के जो फैसले होते हैं, वो अन्य फैसलों का आधार होते हैं। अब यहाँ पर सरकार ने केजरीवाल को तो क्या दे दी, जमानत दे दी, पर यही जमानत आगे आने वाले अनेक अपराधियों के लिए क्या बन जाएगा, रास्ता बन जाएगा। अभी केजरीवाल को यहाँ पर क्या दी गई, बेल देने के बाद में खबर निकल कर आती है कि जो पंजाब में एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह खड़ा हो गया। अमरिंदर सिंह ने यहाँ पर क्या कर दिया है, बोला है कि मुझे भी क्या दे दो, जमानत दे दो। इनकी तरफ से क्या हुई है, खबर निकल कर आई है, पंजाब गवर्नमेंट फैसिलिटेट खालिस्तानी लीडर अमृतपाल सिंह टू फाइल नॉमिनेशन फॉर द लोकसभा इलेक्शन 2024। अमृतपाल सिंह अप्रोचेस हाई कोर्ट फॉर द टेम्पररी रिलीज टू फाइट द पोल। मतलब एक नमूने को यहाँ पर आपने क्या दी, बेल दिया, दूसरा वाला खड़ा हो गया कि भैया मुझे भी दो, मैं भी चुनाव लड़ने वाला हूँ, इस चुनाव के लड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे मतलब आजादी चाहिए, मैं लोगों के साथ जनसंपर्क करूंगा, तो इसलिए मुझे भी क्या दे दो, बेल दे दो। यहाँ पर जमानत के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने 4 कमेंट करी है। उन 4 कमेंट के अंदर पहली कमेंट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोली है, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा है कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं, ये कोई नॉर्मल अपराधी नहीं कि रोज आ रहा है रोज जा रहा है, चोरी उचक्के मतलब किसी के साथ मारपीट कर दी, नहीं। ये क्या है, एक बहुत ही ज्यादा प्रीशियस व्यक्ति है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक राजनेता। दूसरी, ये एक अभूतपूर्व परिस्थिति है, लोकसभा चुनाव जारी है और दिल्ली के वो चुने हुए मुख्यमंत्री है, वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं, एक चुना हुआ मुख्यमंत्री है। तीसरी बात, अगर चुनाव नहीं चल रहे होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता। अगर चुनाव नहीं होते तो हम उन्हें कोई जमानत नहीं देते, क्योंकि लगभग 5 सालों में चुनाव होता है और एक ही बार होता है। तो इस स्थिति में टाइम उनके लिए क्या है, बहुत ज्यादा प्रीशियस है। तो इस संबंध में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी तरफ से क्या करे हैं, कुछ यहाँ पर जानकारी दी। यहाँ पर जो केजरीवाल ने बताया क्यों हमें जमानत चाहिए। यहाँ पर जो ईडी है, ईडी ने बोला है कि आपको जमानत देना गलत है। पर यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या करी है, अपनी तरफ से बताया कि हम इन बिहाफ पे, इस नियमों के आधार पर, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर केजरीवाल को क्या कर रहे हैं, बेल दे रहे हैं। अब ओवरऑल केजरीवाल को बेल मिल चुकी है। लगभग 1 जून तक ये यहाँ पर रहेंगे। 1 जून के बाद 2 जून के बाद 1 जून के बाद 2 जून को इन्हें वापस से जेल के अंदर जाना पड़ेगा। तो ये थी आज की खबर, जिसके अंदर हमने जाना कि समानता का अधिकार और ये बोले तो मुख्यमंत्री को जो बेल दी गई है, दोनों में क्या अंतर है, कौन बड़ा है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कुछ 4-5 पॉइंट बताए हैं कि भैया इस आधार पर हम दे रहे हैं। समानता का अधिकार एक अलग चीज है, पर ये क्या है, एक प्रीशियस मोमेंट, एक प्रीशियस टाइम है एक मुख्यमंत्री के लिए, इसलिए यहाँ पर हम उन्हें क्या दे रहे हैं, अंतरिम जमानत दे रहे हैं। जमानत के प्रकारों को हमने देखा, 3 प्रकार की जमानत होती है। अब इस मुद्दे के अंदर, इस परिस्थिति विशेष के अंदर सीएम अपने क्या बयानबाजी करते हैं, वो आ तो गए, पर ऐसा हो नहीं सकता बिना बयानबाजी के वो रह जाए, तो बयानबाजी तो करेंगे ही। आगे क्या बयानबाजी होगी उसको मैं जरूर अपने इस लेक्चर के अंदर कवर करूंगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।